आज हम ऐसे पहाड़ के कंधे पर बैठेंगे जो हिमालय की झलकियां दिखाएगा। ऐसी त्रिवेणी के मीठे जल का पान करेंगे जो तीर्थराज प्रयाग की तरह पुण्याई देगा। ऐसे शिवलिंग का दर्शन करेंगे जो किसी ज्योतिर्लिंग की ही तरह ज्योतित है। ऐसी अनपढ़ी लिपि को पढ़ने का प्रयत्न करेंगे जिसमें छिपे हैं हजारों वर्ष पुराने रहस्य। ऐसी रेत की गोद में विश्राम करेंगे जिसने अनगिन सपनों को पाला है, उन्हें लोरियां सुनाई हैं और नए प्रभात के लिए तैयार किया है। उस पुल पर से गुजरेंगे जो केवल दो तटों को ही नहीं, इतिहास को वर्तमान से भी जोड़ता है। उस अछोर हरियाली का एक छोर पकड़ेंगे जिसे चौमासे ने चट्टानों पर रोपा है। तो आइए एक नितांत नई यात्रा पर चलते हैं, देश के हृदय स्थल मध्य प्रदेश की एक अनछुई जगह को छूते हैं। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में रामपुर नैकिन तहसील में ये जगह है भंवरसेन। ये भंवरसेन बहुत प्राकृतिक है, बहुत चमत्कारिक है, बहुत अद्भुत है। सफेद बाघों की नगरी रीवा से जब गोविंदगढ़ होते हुए सीधी के लिए चलते हैं तो छुहिया पहाड़ उतरने के बाद एक गांव आता है, हत्था। पक्की सड़क पर यही कोई 5-6 किलोमीटर चलिए तो हरियाली के बीच थोड़ी ऊंचाई पर 3 पुराने मंदिर दिख जाते हैं। ये तीनों प्राचीन मंदिर इशारा करते हैं कि रुक जाइए, वो अनूठा स्थान आ गया है जिसे देखने के लिए यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ और जाने कहाँ कहाँ से लोग यहाँ आते हैं। यहाँ से आगे बढ़ने पर ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने घूंघट के पट खोल लिए हैं और अपना अनुपम सौंदर्य क्षितिज तक फैला दिया। सोन नदी के दोनों तटों को जोड़ने वाले इस सेतु का नाम है बाणभट्ट पुल। बाणभट्ट कौन थे, उनका इस स्थान से क्या संबंध है, इस बारे में थोड़ा आगे चलकर बात करेंगे। फिलहाल इस पुल से गुजर जाते हैं क्योंकि पुलों पर ठिकाने नहीं बनाए जाते, क्योंकि पुल यात्राओं को आशीर्वाद देते हैं, विश्राम को नहीं। तनिक रुकिए, इस पुल से गुजरेंगे लेकिन अभी नहीं। नीचे उतरते हैं और देखते हैं सोन नदी के इस घाट का ठाट। हमारी नदियों के किनारे मंदिर न हों तो उनका श्रृंगार अधूरा रहता है, आस्था को आश्रय नहीं मिलता। टूटे हारे लोगों के पास सिर झुकाने के लिए जगह नहीं होती, इसलिए मंदिर यहां भी है। हनुमान जी दूर से ही दिखाई दे जाते हैं और भोलेनाथ के दर्शन के लिए मंदिर के अंदर जाना पड़ता है। अधूरा मंदिर ऐसे लोगों की प्रतीक्षा में है जो इसे पूरा करा सके। मंदिर से नीचे उतरिए तो सोन नदी का मनोरम दृश्य दिखाई देता है।
उसका शांत जल शनैः शनैः आगे बढ़ता है। सोन और बनास का संगम ऐसा लगता है जैसे किसी सागर का एक हिस्सा हो। सामने के घाट पर दिखाई दे रहा विंध्य पर्वत का ये हिस्सा मंदराचल की भांति है। ऐसा लगता है जैसे अभी अभी सागर का मंथन हुआ हो, जैसे अभी अभी तमाम अनमोल रत्न निकले हों और अभी अभी अमृत का घट लेकर मोहिनी रूप में भगवान विष्णु यहां से गए। सागर मंथन से स्मरण आया कि यहां से 30-35 किलोमीटर दूर शहडोल जिले के देवलोंद तहसील में बना बाणसागर बांध पहले यहीं बनने वाला था। जब सर्वे हुआ तब पता चला कि यहां के पहाड़ खोखले हैं, इसलिए उसे सोन नदी का वो हिस्सा मिला। सोन यहां बाणसागर बांध को भरती हुई आती है। अगर यहां वो विशाल बांध बन जाता तो न तो यहां पर यह खूबसूरत संगम दिखाई देता, न दो घाटों को जोड़ता ये पुल, और न इन चट्टानों पर बैठकर मत्स्याखेट करते मछुआरे। चलिए, बांध नहीं न सही, इस धरा के हिस्से में भंवरसेन तो है। अब चलिए नदिया के पार चलते हैं। आज से 25 साल पहले जिस नदी को नाव से पार कर शिकारगंज से भंवरसेन गए थे, आज बाणभट्ट पुल की पीठ पर सवार हैं। पुल से नीचे उतरे तो रेत का मन मोह लेने वाला संसार मिला। दूर तक रेत ही रेत, जैसे सोन और बनास ने उलीच उलीच कर ढेर लगा दिया हो, जैसे किसी समंदर का किनारा हो। इस रेत पर जाने कितने पांव चले होंगे, इस रेत में जाने कितने गांव मिले होंगे, जाने कितनी बारिश में ये रेत भीगी होगी, ठंड में जाने कितनी बार बर्फ की डली बनी होगी, ग्रीष्म में कितनी ही बार तपी होगी, कितनी बार बही होगी, कितनी बार ढही होगी। इन नदियों ने जाने कितने लाख करोड़ बरस, जब विंध्य पर्वत के अजेय दुर्ग में युद्ध लड़ा होगा, तब ये रेत बनी और छनी होगी। इसके बनने में कितनी ही चट्टानों का अभिमान चूर चूर हुआ होगा। इस रेत पर चला तो लगा जैसे समय के मोटे गलीचे पर चल रहे हैं। इस रेत में बैठा तो लगा वक्त का पहाड़ मुट्ठी से झर रहा है। इस रेत में लेटा तो लगा जैसे मां की गोद मिल गई हो। ये रेत न हो, गोया कोई जादू हो। पहाड़ पर स्थित मंदिर में जाने से पहले सोन, बनास और महान का मीठा जल पीने की इच्छा हुई। चुल्लू से पिया तो त्रिवेणी भीतर उतर गई। आरओ वाटर पीने वाले शहरी भला क्या जानेंगे इस तृप्ति का स्वाद। इस अकिंचन को जब जब प्यास लगेगी तब तब याद आएगा कि एक दिन सोन ने 3 नदियों का पानी पिलाया था। क्या तुम्हें भी याद रहेगा सोन कि तुमने किसी यायावर की प्यास बुझाई थी? नदी दौड़ती रही और हम ठगे से देखते रहे। नदियां एक दूसरे का अखबार लेती रहीं और हम आह्लादित होते रहे। इस सम्मोहन ने छोड़ा तो ऊपर स्थित मंदिर में दर्शन के लिए चले। पहाड़ के ऊपर स्थित छोटे से मंदिर तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे ऊपर चढ़ते गए वैसे वैसे भंवरसेन संगम का सौंदर्य और निखरता गया। उसका विहंगम दृश्य दिखाई देने लगा। मंदिर में विराजे भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए। जैसे उस तट पर महादेव अकेले बैठे थे, वैसे ही इस तट पर भी अकेले हैं। दर्शन किया, शीश नवाया और प्रार्थना की कि इस त्रिवेणी को सदा नीरा बनाए रखना प्रभु। विंध्य पर्वत की श्रृंखला में स्थित ये स्थान 2 पहाड़ों के बीच में 3 नदियों का संगम है।
सोन, बनास और महान, ये तीनों नदियां यहाँ पर मिलती हैं और इस पूरे क्षेत्र को पुण्य बांटती हैं, इस पूरे क्षेत्र को हरियाली बांटती हैं और इस पूरे क्षेत्र को शस्य श्यामला करती हैं। रेत के बीच से, दो पहाड़ों के बीच से यहाँ से आगे गुजरती है और क्या कहें कि ये बस अपने साथ मन हर ले जाती है, मन का हरण कर ले जाती है। सोन जो सोनभद्र के रूप में मां नर्मदा के साथ अमरकंटक में जिसका जन्म होता है और यहाँ तक की यात्रा करती है, और बनास और महान इसके पहले दोनों मिलती हैं और फिर यहाँ आकर दोनों का समावेश हो जाता है, दोनों समाहित हो जाती हैं सोन में। इस तरह सोन का बनास और महान के साथ संगम होता है और तीनों नदियों का संगम यहाँ इस क्षेत्र को पुण्य देता है और फिर आगे की यात्रा होती है। इसके पहले कि किसी ज्योतिर्लिंग की तरह ज्योतित चंद्रेह शिव मंदिर की ओर चलें, इस स्थान का नाम भंवरसेन क्यों पड़ा, ये भी जान लेते हैं। इस संगम में सोन नदी की गहराई बहुत अधिक है और वो यहाँ पर बहुत बड़े भंवर का निर्माण करती है, इसलिए इस जगह का नाम भंवरसेन पड़ा। नदी के इस भंवर से अनजान पर्यटक जब स्नान आदि के लिए इसमें उतरते हैं तो फिर बमुश्किल ही बाहर आ पाते हैं। इस तरह के हादसे प्रतिवर्ष ही यहां होते रहते हैं। विंध्य क्षेत्र में मधुमक्खी को भंवर कहते हैं। इन पहाड़ों में कभी मधुमक्खी अर्थात भंवर के बड़े बड़े छत्ते हुआ करते थे। गर्मी के दिनों में पहाड़ में भंवर के बड़े बड़े छत्ते और नदी के तट पर पानी पीती मधुमक्खियां आज भी दिख जाती हैं। इन भंवर के कारण ही इसे भंवरसेन कहा गया। यहीं से एक रास्ता संजय गांधी टाइगर रिजर्व के लिए जाता है। परसिली रिसोर्ट भी इसी रास्ते में आगे है। वहां तक न भी जाएं तो महान और बनास का संगम देखने के लिए इस पहाड़ की मुड़ेर पर तो चढ़ना ही होगा। हरियाली के बीच से आगे बढ़ती सर्पीली सड़क हिमालय की याद दिलाती है। इसके शिखर पर बर्फ भले ही नहीं है, लेकिन वहां से देखने पर विंध्य पर्वत हरियाली की चूनर ओढ़े दिखाई देता है। इसी हरितिमा के बीच वहां दूर महान और बनास मिलती हैं। उनका ये एकांतिक मिलन युगों युगों से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। आमतौर पर ग्रीष्म में सूखा दिखने वाला विंध्य पर्वत वर्षा काल के बाद इसी तरह हरी मुस्कान बिखेरता है, खिलखिलाता रहता है। सोन नदी के किनारे किनारे एक सड़क है जो चंद्रेह शिव मंदिर ले जाती है। लगभग निर्जन से स्थान पर स्थित यह मंदिर अतीत की गौरव गाथा कहता है। सैकड़ों वर्ष पूर्व पत्थरों पर उकेरा गया शिल्प आज भी जीवंत है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार यह मंदिर चेद वंश के प्रारंभिक काल का है। यह साम्राज्य 850 से 1015 ईस्वी तक रहा। यह प्रबोध शिव के गुरु द्वारा बनवाया गया था, जो मत्त मयूर संप्रदाय को मानने वाले शैव योगी थे। मंदिर ऊंची जगती पर निर्मित है। इसमें एक गोलाकार गर्भगृह, अंतराल और मंडप है। गर्भगृह का शिखर सघन चैत्य मुखों से अलंकृत है। अंतराल मानवीय आकृतियों के अतिरिक्त गज एवं कीर्ति मुख पट्टिकाओं से सुशोभित है। शिल्प कला की विशिष्टता मध्ययुगीन शिल्प की अभियांत्रिक प्रवीणता का परिचायक है। स्तंभ और धरण, ब्रैकेट और बड़े चट्टानी तख्त वाले विशाल फलक इत्यादि का प्रयोग 1000 वर्षों से मंदिर को नष्ट होने से बचाए हुए हैं। इस मंदिर के निर्माण में पत्थरों को जोड़ने में किसी तरह के चूने या सीमेंट के गारे का इस्तेमाल नहीं किया गया। पत्थरों को इस कुशलता से काटा और जोड़ा गया है कि 1000 वर्ष बाद भी इनमें एक दरार नहीं। मंदिर में स्थापित शिवलिंग अद्भुत है। 1000 वर्षों से ये लोगों की मनौतियां पूरी कर रहा है। पूजा पाठ का काम भी पुरातत्व विभाग के कर्मचारी ही करते हैं।
इसके पास स्थित मठ प्रबोध शिव के द्वारा बनवाया गया था, जो चेद शासकों के गुरु के रूप में जाने जाते थे। 2 मंजिला ये विहार मंदिर निर्माण के लगभग 50 वर्ष बाद बनकर तैयार हुआ। विहार के एक अभिलेख के अनुसार इसका निर्माण कार्य 972 ईस्वी में पूर्ण हुआ था। विहार के मुख्य द्वार के दोनों ओर 2 शिलालेख हैं, जिनकी लिपि आज तक नहीं पढ़ी जा सकी है। विहार के मध्य में बड़ा सा आंगन है और उसके चारों ओर छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। संभवतः ये साधना कक्ष रहे हों। विहार की दीवारों में उत्कीर्ण शिल्पकला आज भी पर्यटकों को लुभाती है। जर्जर होते मठ के पुनर्निर्माण का कार्य पुरातत्व विभाग द्वारा किया जा रहा है। यह भी कहा जाता है कि यह मठ नहीं बल्कि चेद वंश के राजाओं का निवास स्थान था। छोटा सा किला, यहां से एक सुरंग सोन नदी के लिए जाती थी, जिससे होकर रानियां स्नान के लिए घाट तक पहुंचती थीं। ये किंवदंती है या सच, कह पाना मुश्किल है। अब न तो यहां रनवास है और न वो सुरंग। चंद्रेह की कीर्ति इस शिव मंदिर के साथ संस्कृत के एक उज्जवल नक्षत्र की वजह से भी है, जिसके नाम से भंवर सेन का पुल है, और आते हुए जिनके बारे में बातचीत करने का वादा किया था। तो जाते जाते उन बाण भट्ट को प्रणाम करते चलें। बाण भट्ट 7वीं शताब्दी के महान संस्कृत कवि और लेखक थे। हर्षचरित और कादंबरी इनके लिखे हुए 2 प्रमुख ग्रंथ हैं। कादंबरी को विश्व साहित्य का पहला उपन्यास माना जाता है। सम्राट हर्षवर्धन, जिनका शासनकाल 606 से 647 ईस्वी था, के दरबारी कवि बाण भट्ट का संबंध इस क्षेत्र से रहा है। कुछ विद्वानों का मानना है कि उनका जन्म इसी चंद्रेह गांव में हुआ, तो कुछ का मानना है कि यह उनकी साधना स्थली रही है। उन्होंने अपना अंतिम समय यहीं बिताया और कादंबरी की रचना यहीं रहते हुए की। कुछ विद्वान उनका जन्म बिहार में मानते हैं, लेकिन स्वर्गीय दर्शन राही और बघेली के ख्यातलब्ध कवि शिवशंकर मिश्र सरस आदि का मानना है कि उन्होंने कादंबरी में जिन स्थलों का चित्रण किया है वे सब यही हैं। यथा उनकी जन्मस्थली वहां है जहां सोन उत्तरवाहिनी होती है। सोन यही उत्तरवाहिनी होती है। वहां स्कंधवार नामक गांव है, जो आज यहां कंधवार के नाम से जाना जाता है। जिन मधुमक्खियों के छत्तों का वर्णन कादंबरी में है, वे आज भी इन पर्वत श्रृंखलाओं में हैं। साथ ही उनकी कुल देवी दुरासिनी देवी का मंदिर आज भी इसी चंद्रेह गांव में है। मध्य प्रदेश कालिदास संस्कृत अकादमी उज्जैन प्रतिवर्ष यहां बाण भट्ट समारोह का आयोजन करती है, जिसमें देश के प्रमुख संस्कृत विद्वान शामिल होते हैं। और हां, सोन नदी पर जो विशाल बांध बना है और जिसे पहले यहीं बनना था, उसका नामकरण भी इन्हीं बाण भट्ट के नाम से ही हुआ है, बाण सागर बांध। आइए एक बार फिर बाण भट्ट पुल को पार करते हैं और उसी दुनिया में लौटते हैं जिससे थोड़ा समय चुराकर इस सपनीले संसार में आए थे। प्रकृति और अध्यात्म के समागम वाला ये स्वप्न लोक आपको कैसा लगा बताइएगा अवश्य। और अगर आपका भी आने का मन हो तो रेल या बस से मध्य प्रदेश के रीवा पहुंच जाइए और फिर वहां से सड़क मार्ग से गोविंदगढ़ होते हुए हत्था से भंवरसेन, सीधी से आ रहे हों तो रामपुर नैकिन होते हुए हत्था आइए और फिर भंवरसेन। अपना वाहन होगा तो आनंद अधिक आएगा, सुविधाजनक भी होगा।
रुकने की इच्छा हो तो शिकारगंज का विश्राम गृह बुक किया जा सकता है। इस वीडियो में यहीं तक। यायावर ओम द्विवेदी को अनुमति दें। चलते चलते हमेशा की तरह एक निवेदन, अगर आपने अभी तक ओम दर्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। अगर आप चाहते हैं कि हमारा ये सनातन धन जन जन तक पहुंचे तो परिचितों और मित्रों के साथ साझा करें। हमने अपने हिस्से का काम किया, आपका काम आपको करना है। जय हो शोणभद्र की, जय जय भोलेनाथ, नर्मदे हर।